हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास हम लोग वेव मोशन के बारे में काफी कुछ चीजें देखे हैं और उसको आगे बढ़ाते हुए इन कंटिन्यूएशन विद दैट इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम देखे हैं कि कोई एक हार्मोनिक वेव को इन जनरल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई 0। तो इसमें जो y है वो y क्या है? y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। पहले से हम लोग बेसिक इक्वेशन में इसको देख चुके थे। y क्या है? y इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। जैसे मान लो कि ये वेव ऐसे ऐसे जा रहा है, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस में जो पार्टिकल है वो अपना मीन पोजीशन से कितना ऊपर गया है। जितना ऊपर गया है दैट इज y। कौन से पार्टिकल जो यहाँ से x डिस्टेंस में है, तो x क्या है? x इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। समझ में? अगर मैं निकालूंगा dx by dt क्या देगा? रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव। अगर मैं निकालूंगा dy by dt तो क्या देगा? y is the displacement of the particle, dy by dt is the velocity of the particle. Each particle is oscillating and the wave is propagating. So पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वेव का वेलोसिटी क्या है, दोनों टोटली अलग अलग चीज है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वेव का वेलोसिटी क्या है, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, y is the displacement of the particle from mean position, x is displacement of the wave, a was maximum displacement of particle, displacement फ्रॉम मीन पोजीशन। किसका? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ये लिखा नहीं, लिख देना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये मेंशन होना जरूरी है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। और ए क्या? इट इज एम्पलीट्यूड। कौन डिसाइड करता है कोई वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? कौन डिसाइड करता है? द सोर्स व्हिच प्रोड्यूसिंग द वेव। सोर्स जो वेव बना रहा है वो डिसाइड करेगा कि मैं कितना एम्पलीट्यूड का वेव बनाने वाला हूं। अच्छा, फिर हम लोग देखे थे व्हाट इज ओमेगा, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाउ इट इज रिलेटेड टू द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब जो वेव बना रहा है, जिसमें बताया था प्रीवियस क्लास में, ये कोई एक थ्रेड है, इसमें वेव बनाना है। सो यू होल्ड एट दिस एंड एंड सेक इट लाइक दिस। ऐसे ऐसे सेक करने के लिए, एक बार सेक करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टी। तो ओमेगा हो गया 2 पाई बाय। अगर मैं 1 सेकेंड में 25 बार ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा देता हूं, दैट मींस आई एम क्रिएटिंग 25 वेव्स पर सेकेंड, तो हम कहेंगे ये द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 25। So omega is related to the frequency by 2 pi f और 2 टाइम पीरियड by 2 pi by t। क्योंकि आप जानते हो जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के साथ रिलेटेड होता है by the relation 1 by t। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओमेगा के बारे में जो आपको याद रखना हो, ये है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव नेवर चेंजेस। एक बार बन गया तो बन गया, अब उसको भगवान भी नहीं बदल सकते। आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स में भी ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, बट देयर इज ए स्पेशल केस जिसको कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, जहां पर फ्रीक्वेंसी बदल जाता है। लेकिन अभी तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ रहे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की केस में भी 99.99% केसेस में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव वंस जनरेटेड इज नॉट गोइंग टू चेंज। मैकेनिकल वेव में भी वही है। तो ध्यान रखना, किसी भी एक वेव का ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है। फिर आता है टर्म के को कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। नेचर ऑफ मीडियम मतलब मीडियम का इलास्टिसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है, और टाइप ऑफ वेव मतलब लॉन्गिट्यूडिनल वेव है या आपका क्या कहते हैं हम ट्रांसवर्स वेव है, ये तो नेचर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब हुआ, मैं जब धीरे से आवाज देता हूं हेलो करके, मतलब जो साउंड में बना रहा हूं उसका एम्पलीट्यूड कम है, जिसको आप वॉल्यूम कहते हो ना, वो ये कम है। काफी चीजों को वॉल्यूम में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। सर साउंड को कैसे वॉल्यूम के साथ मेजर करते हैं ना। आप एसी खरीदते हो, क्या लेते हो? ये 1 टन एसी है, क्या है? हाउ मच वॉल्यूम इट कैन कवर, ठीक है। इसीलिए हाँ, तो बात ये कर रहे थे
कि जब मैं धीरे से हेलो बोलता हूँ, आई एम क्रिएटिंग ए वेव ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड। जब मैं हेलो ऐसे बोलता हूँ तो ज्यादा एम्पलीट्यूड का वेव बना रहा हूँ, है ना। जब मैं हेलो ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं लो फ्रीक्वेंसी के वेव बना रहा हूँ। जब हेलो ऐसे कहूंगा तो मैं हाई फ्रीक्वेंसी के वेव बना रहा हूँ। ये सारे वेव अलग अलग एम्पलीट्यूड, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हैं, लेकिन ये सारे वेव का वेलोसिटी एयर में बराबर है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड द टाइप ऑफ वेव। टाइप ऑफ वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, और कुछ नहीं। इससे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव समझ में आया क्या? K is a quantity which decides the propagation speed। तो आपको प्रोपागेशन कांस्टेंट क्या होता है, उसका यूनिट मीटर इनवर्स, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। प्लस kx का मतलब हुआ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। माइनस kx का मतलब हुआ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। ये सब चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके, जो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन था। यहाँ पर अगर हम प्लस kx लिखेंगे, इसका मतलब वेव इज गोइंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। माइनस kx लिखेंगे, मतलब वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड सो ऑन। सो ऑल दीस थिंग्स वी हैव सीन। फिर हम लोग देखे थे व्हाट इज phi 0 द इनिशियल फेज, मतलब हाउ द वेव वाज इनिशिएटेड एट t इक्वल टू 0, द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेयर इट वाज फ्रॉम द मीन पोजीशन, दैट विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ phi 0। हम देखे थे t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, phi 0 can be calculated as sin inverse of y by a, where, or I can write it more appropriately, y0 by a, where I can write like this, where y is equal to y0, कहाँ पे, at x is equal to 0 and t equal to 0। जब x इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 0 था, तब y का वैल्यू क्या था, y0 था। तो ठीक है, तो phi 0 is sin inverse of y0 by a। It all depends upon the initial value of y। I hope it is more clarified now। Now for a harmonic wave, you will see for every particle they are executing SHM and the wave is propagating। Each particle is executing SHM of same amplitude, same frequency, but different phase। ठीक है, same amplitude, same frequency, but different phase। अच्छा, तो यहाँ पर हम देखे थे कि दो पार्टिकल सेम फेज में है कब कहेंगे, दो पार्टिकल सेम फेज में है कब कहेंगे, जानने की दो तरीका है। अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप एकदम बराबर है, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप और दूसरे का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप, दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप अगर पूरा बराबर है तो हम कहेंगे कि दे आर इन फेज। और दूसरा तरीका था, अगर दो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी किसी एक समय में बराबर हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी बराबर हो गया, वेलोसिटी भी बराबर हो गया, दे आर इन सेम फेज फॉर ए होमोजेनियस मीडियम। अगर नॉन होमोजेनियस मीडियम है तो फिर देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन तीनों बराबर होना चाहिए, वो बहुत सारी चीजें। फिलहाल हम लोग तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर सिंपल वेव फंडामेंटल्स विथ मैकेनिकल हार्मोनिक वेव्स। ये सब चीजें भी हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग लास्ट देखे थे व्हाट इज वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये भी समझ में आया था। फिर हम लोग देखे थे कि व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ का दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग देख लेते। व्हाट वाज द वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज गिवन बाय 2 पाई बाय k इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट। आपको याद होगा k का यूनिट था मीटर इनवर्स और 1 में मीटर, मतलब 2 पाई बाय k का यूनिट हो जाएगा मीटर। वेवलेंथ इज द लेंथ ऑफ द वेव, तो क्या होगा, यूनिट मीटर ही होगा, है ना। फाइन, ये बात है। Velocity of a wave is given by the product of frequency and wavelength. It does not depend upon frequency and wavelength। कोई वेव का फ्रीक्वेंसी बदल दो, जैसे अभी भी मैं बोल रहा था, मैं मोटे आवाज में बात करता हूं तो आई एम टॉकिंग एट लो फ्रीक्वेंसी। लता दीदी ने बहुत ही पतली आवाज से में गाती थी तो उनकी हाई फ्रीक्वेंसी था, तबला का फ्रीक्वेंसी लो है,
हारमोनियम का फ्रीक्वेंसी हाई है, लेकिन दोनों ही साउंड का वेलोसिटी बराबर है। फ्रीक्वेंसी बदलने से वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं बदलता है। वेलोसिटी ऑफ ए वेव डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम एंड टाइप ऑफ वेव। टाइप मतलब लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है, और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब कोई लड़का चिल्लाए या लड़की चिल्लाए, दोनों का साउंड वेव अलग अलग है। दे आर ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटी, दे आर ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, दे आर ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट same velocity. They in the same medium, they are all moving with same velocity. As long as it is a longitudinal wave in a particular medium, the velocity will be same. तो ध्यान रखना, velocity is given by f into lambda, but it does not depend on f and lambda. F was given by omega by 2 pi, lambda was 2 pi by k. Substituting, simplifying, we find it is omega by k. ये बहुत ही एक important चीज हुआ। फिर हम लोग देखे थे कि y plus kx refers to propagation in the direction of negative x-axis, y minus kx refers to propagation in the direction of positive x-axis। इतना सारा चीज हम लोग प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो ये सब हम लोग देख लिए, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। I want to say you something about intensity of a wave, point number 7। टू नो द इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, पहले चलो सोचते हैं कि हर एक पार्टिकल ऐसे चल कर रहा है, जैसे फॉर ए वेव यू नो y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आप तो मेरे साथ साथ आपको बोलना चाहिए, यू शुड से, आपको ये पूरा इक्वेशन याद रखना चाहिए। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस kx जो भी है प्लस फाई 0, ये होता है एक वेव। बार बार बोल के इसको याद करो। कोई एक वेव का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, कोई एक वेव मतलब कोई एक हार्मोनिक वेव का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन कुछ ऐसे होता है। कोई दो अलग अलग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप जानने के लिए वो पार्टिकल के लिए क्या अलग होगा। जैसे हम कहेंगे ये कोई एक थ्रेड है, इसमें कोई एक वेव जा रहा है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल में अंतर क्या है कि ये यहां से x1 डिस्टेंस पे है, ये यहां से x2 डिस्टेंस पे है। दैट मींस फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x वी गेट डिफरेंट पार्टिकल्स, है ना। तो कोई एक पार्टिकल जो यहां से 4 मीटर दूरी पे x के जगह 4 डाल, तो दिस 4 थिंग इज ए कांस्टेंट, यू फाइंड इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका मतलब जो हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, क्या डिस्कशन कर चुके हैं, फॉर ए हार्मोनिक वेव y इक्वल टू दिस, सो each particle executes SHM with amplitude A and angular frequency ओमेगा। हाँ, ये समझ में आया। तो Vmax मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, कोई एक पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। अरे कोई चीज ऐसे चल कर रहा है, एम्पलीट्यूड ए है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, क्या मैं इतना उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को याद है व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन ए पार्टिकल इन एसएचएम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड ए, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, क्या याद है। कोई चीज ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे हुआ करता था, क्या याद है, होता था ये ओमेगा ए। यस अरुंधति, यस यू आर ऑल एबल टू रिमेंबर थिंग्स, आई एम हैप्पी टू सी। तो पता चला कि मैक्सिमम वेलोसिटी था ए ओमेगा, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज ए ओमेगा। अच्छा, maximum kinetic energy of the particle, you know maximum kinetic energy of the particle is half m Vmax class square is half m a square omega square. This is the maximum kinetic energy of the particle.
दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। आप जानते हो कि जब कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इससे मींस द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी घटता है। एंड मोर ओवर द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे मींस तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, इससे मींस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इससे मींस द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी घटता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुआ काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, बीच में दोनों को कुछ कुछ वैल्यू है जोड़ो तो कितना मिलेगा, वही मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी इज कंजर्व्ड। So when I say maximum kinetic energy of the particle, I automatically mean the total energy of the particle, that is equal to total energy of particle। अच्छा, ये आके पहुंचा। अब यहाँ पे एक चीज पे मेरे को कंफ्यूजन शुरू हो रहा है, वो क्या है? When a wave is passing, I say the particles are all vibrating. Okay, you also accepted, I also accepted, both of us are happy. But what is a particle? It's an atom, a molecule, group of molecules, or a grain of the material. What is a particle? How you define a particle in a material? वैसे कोई फिजिकल डेफिनेशन नहीं है कि इसको हम पार्टिकल कहेंगे, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कहेंगे, नहीं एटम को बोलेंगे, नहीं मॉलिक्यूल को बोलेंगे, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। समझने समझाने के लिए चीजें आसान हो जाता है। So bring out a particle from this material, बोलने से आप क्या लेके आओगे? Particle is not physically defined. How many particles are there? No, you cannot quantize them. ठीक है, पार्टिकल के नाम पे तो नहीं हो सकता। How many atoms, how many molecules, वो बात अलग है। तो फिर हम जब कहेंगे टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल मालूम नहीं है, हाँ ए ओमेगा मालूम है, एम मालूम नहीं है, क्या करें? हाउ टू फाइंड? तो एक काम करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। हमें पार्टिकल से मतलब नहीं है, इंडिविजुअल पार्टिकल का एनर्जी नहीं चाहिए, हमें एनर्जी डेंसिटी पता करना है। अगर कोई एक पार्टिकल का मास m है, कोई एक पार्टिकल का मास m है, वो पार्टिकल क्या है मालूम नहीं है, तो उसका भी कुछ वॉल्यूम भी तो होगा, नहीं? तो वॉल्यूम होगा v। अगर v हो गया वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, आप सोचो हम कहेंगे ये एक मटेरियल है, ये मटेरियल का इतना मास m1 का एक वॉल्यूम है v1। अगर हम इसको पार्टिकल मानते हैं और ये इसका मास m1 है, ये वॉल्यूम v1 है, तो m1 by v1 जितना होगा, यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल ले लो, इसके मास m2 है, इसके वॉल्यूम v2 है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा? m2 by v2। अगर ये दोनों सेम मटेरियल से है तो m1 by v1 must be equal to m2 by v2। So we don't know the mass of particle, nor we know the velocity of the particle, but density of every particle is the same, that we understand। तो हम काम करते हैं यहाँ पर इंटेलिजेंटली, पार्टिकल वाले लफड़े से दूर जाने के लिए हम क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी, हम यहाँ पर कोई एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी। इन मीडियम कैसे निकालेंगे? इट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल एनर्जी क्या था पार्टिकल का? हाफ, सॉरी यू से हाफ m a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय वॉल्यूम, और मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी। तो चीजें हमारे आसान बन गए। हम ये पूरा का पूरा चीज को अब लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? द एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ मास बाय वॉल्यूम हो गया डेंसिटी, जिसको मैं रो लिख रहा हूं, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सब याद रखने के साथ साथ ये भी याद रख लेना कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो एनर्जी डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है ऑन स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बड़ी जरूरत की चीज है, क्लास 12 में काम में आएगा, तब समझ में नहीं आएगा क्यों आ रहा है, टीचर बोल रहे थे, चलो याद रख लेते हैं कैसे लगेगा।
तो व्हाट यू सी, एनर्जी डेंसिटी इज हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. ओके, नाउ for a wave y is equal to a sin omega t plus minus kx plus phi 0, the energy per unit volume is half rho omega square a square. मतलब कोई इसका यूनिट बताएगा क्या? ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका यूनिट हो जाएगा जूल्स पर मीटर क्यूब. द यूनिट इज जूल्स पर मीटर क्यूब. ठीक है, अगर ये सारा चीज समझ में आया तो थोड़ा हम लोग अभी नेक्स्ट इंपोर्टेंट आइटम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी. व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ए वेव? पॉइंट नंबर 8 में देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ ए वेव. इंटेंसिटी ऑफ ए वेव, क्योंकि आगे आगे साउंड का इंटेंसिटी पढ़ना है, ठीक है, तो आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल नेसेसरी पॉइंट्स. थोड़ा समय लग जाएगा, क्या है स्कूल में तो आता नहीं है बोल के हम लोग स्किप नहीं कर सकते. इंटेंसिटी ऑफ वेव, क्या है इंटेंसिटी ऑफ वेव? वेव का इंटेंसिटी क्या है? जैसे मान लो कि इधर से साउंड आ रहा है, सम साउंड एनर्जी इज कमिंग एंड यू आर हियर टू लिसन. ये आपकी कान, ये आपकी, दिस इज योर ईयर एंड यू आर हियरिंग थ्रू दिस. ठीक है, अब क्या हुआ, ये कुछ एरिया है, से दिस एरिया इज ए, द एरिया यू आर ऑक्युपाइंग हियर. और एनर्जी अगर इधर से आ रहा है तो दे आर डेफिनेटली रीचिंग यू, दे आर रीचिंग यू. सपोज ई एन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे पहुंचा. अरे साउंड अगर कंटिन्यूअसली आ रहा है तो जितने ज्यादा समय वेट करोगे उतने ज्यादा एनर्जी पहुंचेगा. कोई गाना बजा रहा है, कंटिन्यूअसली साउंड आपसे आपकी तरफ आ रहा है, कंटिन्यूअसली कहीं कोई ट्रम्पेट ब्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली साउंड इज कमिंग. सो हाउ मच एनर्जी विल रीच हियर? Oh, that all depends कि how long you are standing there. आप अगर 2 मिनट खड़े रहोगे ज्यादा एनर्जी पहुंचेगा, 2 सेकंड खड़े रहोगे कम एनर्जी पहुंचेगा. सपोज ई एन अमाउंट ऑफ एनर्जी पहुंचा इस एरिया ए पे कितने समय में? t सेकंड में. आई रिपीट, ई एन अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचेस हियर ऑन एरिया ए इन ए टाइम t seconds. Then what is the intensity of sound received by you? The intensity of sound received by you is energy received per unit area per unit time. ए एरिया में t सेकेंड में अगर इतना एनर्जी मिलता है, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना एनर्जी पहुंचेगा, उसको कहते हैं इंटेंसिटी. समझ में आया क्या? इंटेंसिटी ऑफ ए वेव इज डिफाइंड एज, और इंटेंसिटी ऑफ ए वेव एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड और अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. किसी एक मीडियम के अंदर से वेव जा रहा है तो देखो एरिया ए के अंदर से कितना एनर्जी पास हो रहा है t सेकेंड में. दैट एनर्जी बाय a into t gives you the intensity. Now let us see what is intensity of a wave. Point number 1, intensity of a wave at any point is defined as the amount of energy transferred at that point per unit area, ट्रांसफर पर यूनिट एरिया ऐसे लिखते हैं, थोड़ा स्टेटमेंट को बदल देते हैं. पर यूनिट एरिया per unit time at that point, उसी पॉइंट पे, ठीक है, उसी पॉइंट पे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ना एनर्जी जा रहा है. If den amount of energy
amount of energy, DEN amount of energy passes through, DEN amount of energy passes through a normal area. नॉर्मल एरिया मतलब सर, मतलब ये है कि एनर्जी इधर से आ रहा है ना, इसको परपेंडिकुलर करके कोई एरिया, ये मतलब कि ऐसे कुछ एरिया ले लिया नहीं हुआ, ये नॉर्मल एरिया है, नॉर्मल एरिया ds, और ये एनर्जी कितना है DEN, ठीक है। इफ DEN अमाउंट ऑफ एनर्जी पासेस थ्रू ए नॉर्मल एरिया इन dt सेकेंड्स, देन I इक्वल टू, आई मतलब इंटेंसिटी, कहां पे, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है, इंटेंसिटी इज DEN, एनर्जी जा रहा है ds एरिया में, dt सेकंड में, यूनिट एरिया में कितना जाता है बाय ds। अच्छा dt सेकंड में इतना एनर्जी जा रहा है, 1 सेकंड में कितना जाएगा बाय dt। अब थोड़ा देखें तो ऊपर वाला है एनर्जी, ये है एरिया तो मीटर स्क्वायर, ये जूल, ये सेकंड, जूल पर सेकंड होता है वाट, पावर का यूनिट है जूल्स पर सेकंड, जूल्स पर सेकंड वाट होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर, तो इंटेंसिटी का यूनिट हो गया वाट पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या है, यूनिट इज वाट पर मीटर स्क्वायर, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज वाट पर मीटर स्क्वायर। हाँ, तो ये हम लोग डिफाइन करने की कोशिश किए कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, ठीक है। अब हमें निकालना ये है कि व्हाट इज द वेव इंटेंसिटी व्हेन ए हार्मोनिक वेव इज पासिंग थ्रू ए मीडियम, कोई एक मीडियम के अंदर से एक हार्मोनिक वेव जा रहा है, मतलब द डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स आर रेगुलेटेड बाय द रिलेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस phi 0। ऐसा कोई एक वेव जब किसी एक मीडियम से जा रहा है, हम कहते हैं कि मीडियम की पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, मीडियम मूव नहीं करता है, खाली एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। जब एनर्जी जा रहा है तो ऑब्वियसली किसी एक पॉइंट में अगर हम रुकेंगे और देखेंगे ds एरिया में से कितना एनर्जी गया दैट, और अगर वो एनर्जी dt सेकंड में गया तो उसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज DEN बाय ds dt, है ना। तो जो एनर्जी हम भेज रहे हैं उसका इंटेंसिटी क्या है, मान लो लाइट डाल रहे हैं, लाइट का इंटेंसिटी क्या है, गाना बजा रहे हैं, साउंड का इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, एनीथिंग। तो इंटेंसिटी को मेजर करने की हमें डेफिनेशन मिल गया। मैं आपको बताऊं कि सपोजिंग, बहुत ज्यादा डिटेल्स में डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन डेरिवेशन को समझा दूंगा। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक मीडियम है, ये कोई एक मीडियम है। अब ये मीडियम में हुआ यूं है कि यहां से मान लो हम एनर्जी भेज रहे हैं, वेव इज पासिंग थ्रू दिस मीडियम, वेव इज पासिंग थ्रू दिस मीडियम, हाउ द वेव वेलोसिटी शोन, ईच पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन इट्स ओन पोजीशन, हर एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, ये सारा पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं। चलिए सोचते हैं कि यहाँ पे एक समय था जब यहाँ तक वेव आया था, हम वेव को इधर से भेज रहे हैं, वेव यहाँ तक आया था और आगे नहीं गया था, वेव आगे नहीं गया था, सिर्फ यहाँ तक आया था और आगे नहीं गया था। अब मतलब थोड़ी देर में और भी आगे निकल जाएगा, क्योंकि इट इज मूविंग, नो वेव इज मूविंग, थोड़ी देर में और भी आगे निकल जाएगा। एक पर्टिकुलर समय पे मान लो यहाँ पर आया है, कौन सा समय में, मान लो हम कहेंगे t इक्वल टू 0 में वेव यहाँ तक आया हुआ था, और ये जो एरिया है, ये एरिया कितना है, चलो मानते हैं कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ द मीडियम, चलो इसको मानते हैं a, और ये पोजीशन को क्या कहेंगे AB। एट दिस सेक्शन AB वेव हैज रीच्ड कब, एट t इक्वल टू 0, और वेव तो चले जा रहा है, चले जा रहा है, इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग। व्हेन वेव हैज रीच्ड दिस पॉइंट, ये सारे पार्टिकल ऑसिलेट करने लगे हैं और एनर्जी भेजने लगे हैं, लेकिन ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे अभी इनके पास वेव नहीं पहुंचा है, वो वाइब्रेशन करना शुरू नहीं किए, अपनी जगह चुपचाप बैठे। अब धक्का मुक्का इधर चल रहा है, धीरे धीरे वेव आ रहा है, उनके पास पहुंचेगा तो भी हिलने डुलने लगेंगे और बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी देने लगेंगे, लेकिन फिलहाल तो चुपचाप बैठे, है ना। अब क्या हुआ क्या, वेव ऐसे आ रहा है, यहाँ तक आया है, t इक्वल टू 0 में यहाँ पर था। अगर हम बात करें किसी दूसरे समय का, कौन सा समय, कॉल दैट टाइम इज t इक्वल टू
T इज इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब यहां से यहां तक आने का जो समय लगा वो क्या है, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी सेकेंड में वेव कुछ आगे निकल गया होगा, क्योंकि वो जा रहा था v स्पीड में, कितना आगे गया होगा, v डेल्टा टी। द वेव हैज एडवांस v डेल्टा टी, मतलब जो t इक्वल टू 0 में वेव यहां तक था, वो वेव अभी यहां तक पहुंच चुका है। यहां तक पहुंच चुका का मतलब ये सारे पार्टिकल्स हिलने डोलने लगे हैं, जबकि ये पार्टिकल्स अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि वेव नहीं पहुंचा है, ये लेकिन हिलने डुलने लगे हैं। तो ये सारा पार्टिकल अभी एग्जीक्यूट करने लगे हैं SHM, बिकॉज वेव ए हार्मोनिक वेव पासेस थ्रू ए मीडियम, द पार्टिकल्स एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ईच पार्टिकल इज नाउ एग्जीक्यूटिंग SHM। अब देखना है कि कितना एनर्जी इस एरिया से पार हुआ है, हाउ मच एनर्जी हैज पास्ड दिस एरिया इन डेल्टा टी सेकेंड्स। कितना एनर्जी पार हुआ, जितना एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी नहीं था ना, यहाँ पर एनर्जी ए बी तक आया था, ए डैश बी डैश में ए बी बी डैश ए डैश ए, ये वाला जोन के अंदर जो एनर्जी है वो इधर से ही तो आया है। कितना एनर्जी है क्या मालूम कितना, लेकिन जितना भी है वो इधर से ही आया है। दैट एनर्जी बाय एरिया बाय डेल्टा टी विल गिव यू द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए देखते हैं। लेट थोड़ा मैं लिखता हूं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें तो मालूम है स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, लेकिन बाद में जब आप रिवीजन करोगे अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर तो तकलीफ हो जाएगा ना, इसलिए थोड़ा सा हिंट से लिखेंगे। क्योंकि आप जब रिवीजन करोगे कभी नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर अपीयरिंग द मेडिकल एंट्रेंस और एनीथिंग रिवीजन करोगे, क्योंकि आजकल असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वही फंसा देते हैं, आपको समझ में आना जरूरी है। लेट the wave moves from सेक्शन जितना कम में हो सके उतना प्रिसाइजली करने की कोशिश कर रहा हूं, सेक्शन ए बी टू ए डैश बी डैश इन डेल्टा टी सेकेंड्स। ठीक है, तो एनर्जी in the volume, कौन सा वॉल्यूम, ए बी बी डैश ए डैश ए बी डैश ए डैश ए इन द वॉल्यूम बी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, जिसको आप एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कहते हो, एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी अभी तो थोड़ी देर पहले देखे थे एनर्जी डेंसिटी क्या है। एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, विल से इट इज हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। ये पार्ट का वॉल्यूम कितना है भाई, एरिया ए है, लेंथ है बी ए बी, ये एरिया कंफ्यूज हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड था, इस एरिया को ए नहीं कहते, एरिया को एस कहते हैं, एरिया को चलो एस कर देते हैं, दो ठो ए होने से आप कंफ्यूज कर जाओ। एस इज द एरिया, एस इज द एरिया, तो हम कहेंगे इट इज एस, और ये हो गया भी डेल्टा टी। ठीक है, दिस इज द एनर्जी इन द वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम में, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला मतलब क्या, ये वाला ये। तो इधर से कितना एनर्जी ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे जो एनर्जी है, तो हम कहेंगे आई इंटेंसिटी एट पी को ये पॉइंट ले लेते हैं समझने के लिए आसान होगा। पी पॉइंट इंटेंसिटी क्या है, इट इज नथिंग बट DEN बाय S dt। S इज एरिया ऑफ सेक्शन, ये जो सेक्शन का एरिया है इस, अच्छा S dt। चलिए DEN क्या हो गया, ये पूरा चीज
इसमें से एस डी टी डिवाइड कर देंगे तो ये एस है, ये डी टी है, क्या बच जाएगा? हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी। ये हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। एंट्रांसेस में अक्सर देखा जाता है कि 12th वाले पोर्शन में जो आप क्वेश्चंस आते हैं इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, 11th वाले पोर्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस आते हैं। डाटा दे रहेगा, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, फॉर्मूला याद रख रहे हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे जब कोई वेव जाके किसी वॉल के साथ टकराता है, टकरा के वहां से वापस आता है तो कुछ एनर्जी वापस आता है, कुछ अंदर चले जाता है, कितना गया कितना आया वो सब जानने के लिए इसकी जानकारी डिटेल्स में होना बहुत जरूरी होता है। फिलहाल आप फॉर्मूला याद रखो, हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी। ठीक, ये सब चीज भी हम लोग देख ली। Last but not the least, the most important thing is point number 8. Relation between path difference and phase difference. The relation between path difference and phase difference. ठीक है, ठीक है। तो क्या है, हम देखें कि जब कोई वेव जा रहा है किसी एक मीडियम के अंदर से, जब कोई वेव जा रहा है किसी एक मीडियम के अंदर से तो क्या होता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है व्हेन ए वेव इज पासिंग। हम देखें कि सपोज दिस इज व्हाट इज ए वेव पासिंग थ्रू ए मीडियम। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेवलेंथ। सोचो तो ये वाला पार्टिकल अब हाईएस्ट पोजीशन में है और ऊपर है और नीचे आने वाला है। ये वाला पार्टिकल का भी सेम स्टेटस है, बोथ ऑफ देम आर हैविंग सेम डिस्प्लेसमेंट, और ये इससे ऊपर नहीं जा सकता, भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। ओहो, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड तीनों बराबर है, तो हम कहेंगे देयर इज सेम फेज। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट यू कॉल इज द वेवलेंथ। सेम फेज का मतलब क्या है? मतलब क्या है, अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग फेज होता है, और फेज इज नथिंग बट द एंगल में बताया था, क्या था, साइन इनवर्स ऑफ y बाई, है ना। फेज क्या था, साइन इनवर्स ऑफ y बाई, यही तो फॉर्मूला था, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस kx प्लस फाई 0। कोई एक पार्टिकल, जो पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब यहाँ से x डिस्टेंस में है, उसका फेज क्या है, तो x का वैल्यू मान लो 2 मीटर है, x की जगह 2 डाल दो, फिर ये जो पूरा चीज है इसको निकालो, दिस इज व्हाट इज द फेज ऑफ द पार्टिकल। कितना, t इक्वल 0 में जो क्या हो जाएगा फेज ऑफ द पार्टिकल, यू से साइन इनवर्स ऑफ दिस y बाई a। कोई एक पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस फेज, इनिशियल फेज, दो फेज होते हैं। इंस्टेंटेनियस फेज मतलब कोई पूछेगा कि फेज ऑफ द पार्टिकल क्या है, तो x की जगह 2 डाल दो, दिस एंटायर थिंग गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस फेज। ठीक है, इनिशियल फेज मतलब x की जगह 2 डाल दो, k into 2 प्लस दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जब कोई पार्टिकल, जैसे कोई वेव मूव कर रहा है, फेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको समझ में आने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है। वैसे मैं बहुत ज्यादा फेज के बारे में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए क्लास 12 में, लेकिन फेज का सारा खेल है, फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस का। अभी थोड़ा सा जानकारी ले लो। जब हम वेव के डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना दूर बताओ, वी आर गोइंग ए डिस्टेंस इक्वल टू लैम्बडा, यहां से यहां तक वेव की डायरेक्शन में लैम्बडा गए, तो देखो कि इसका फेज बराबर हो गया मतलब फेज एंगल था। मान लो कि ये फेज एंगल शुरू में 0 है, बढ़ेगा पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, पाई बढ़ते 2 पाई हो जाएगा। फेज एंगल बढ़ते जब 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री से में 0 डिग्री, है ना, तो हम कहेंगे फिर से वो रिपीट होने लगा वेव। तो हम देख रहे हैं कि जब ये वेव की डायरेक्शन में हम लैम्बडा डिस्टेंस जा रहे हैं, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब इसका फेज एंगल अगर 0 होगा तो इसका 0 नहीं होगा, 360 होगा और 2 पाई होगा। ये चीज
चीज आपको समझ में आना चाहिए, फेज को रेडियन में मेजर करते हैं। सो व्हेन वी मूव ए डिस्टेंस लैम्डा अलोंग द वेव वी फाइंड फेज डिफरेंस कितना, 0 से 2 पाई हो गया। दोनों सेम फेज में है, तो सर सेम फेज में है तो इसका फेज अगर फाई होगा तो इसका भी फाई होगा। हाँ फाई होगा, लेकिन मैथमेटिकल निकालेंगे तो वो फाई नहीं होगा, 2 पाई प्लस फाई होगा। समझ में आया क्या? क्योंकि साइन थीटा एंड साइन 2 पाई प्लस थीटा आर द सेम थिंग। साइन 360 डिग्री साइन 30 डिग्री और साइन 360 प्लस 30 दैट इज साइन 390 डिग्री आर द सेम। समझ में आ रहा? तो ये चीज को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें? जब मैं आपको और भी डिटेल्स में फेज के बारे में समझाऊंगा तो तब आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अभी जरूरत नहीं है बोल के मैं उसके ऊपर ज्यादा एनर्जी नहीं दे रहा हूँ। थोड़ा और लेट में टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस चैप्टर हमें फेज के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा, तब हम डिटेल्स में और समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना ही समझते हैं कि जब हम किसी एक वेव के डायरेक्शन में कितना दूर जाते हैं लैम्डा, तो फेज में बदलाव आता है। कितना बदलाव आता है? 2 पाई रेडियंस। तो याद रखो कि ए पाथ डिफरेंस of lambda along the line of propagation of wave, a path difference of lambda along line of propagation of wave corresponds to a phase difference 2 pi। सो डेल्टा फाई को कहते हैं फेज डिफरेंस 2 पाई। डेल्टा एक्स को कहते हैं पाथ डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। थोड़ा समझा देते हैं। सपोज हम कहेंगे कोई एक वेव ऐसे करके जा रहा है और ये पॉइंट के बीच में जो लेटरल डिस्टेंस है उसको हम कहेंगे डेल्टा एक्स। ये पॉइंट को कहेंगे से इसका फेज है φ1, इसका फेज है φ2, ये पॉइंट का फेज है φ2। तो फेज डिफरेंस क्या है? डेल्टा एक्स तो हो गया ये, और डेल्टा फाई क्या है? डेल्टा फाई इज φ2 माइनस φ1। यहाँ का फेज माइनस यहाँ का फेज। when delta phi is 2 pi, delta x is lambda। ठीक है, हर लैम्डा पाथ डिफरेंस में 2 पाई फेज डिफरेंस हो जाता है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा नहीं है, लैम्डा बाई 3 है, तो फेज डिफरेंस बन जाएगा 2 पाई बाई 3। पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 2 पाई बाई 2 दैट इज पाई। तो they are unitarily related to each other. In general, delta x is equal to 2. It is delta x is equal to lambda by 2 pi into delta phi. In general, delta x is equal to lambda by 2 pi into delta phi। मैं थ्रू एन एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूंगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं तो शायद आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। लेट मी गिव यू अ स्मॉल क्वेश्चन। ए हार्मोनिक वेव is given by y is equal to 20 sin 100t minus pi by 4x plus pi by 6 सेंटीमीटर।
एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर से मैं सारा चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूं। A harmonic wave is given by this 20 sin 100t pi by 4x plus pi by 6। एक एक करके क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। In which direction the wave is moving? क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? वेव कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है? माइनस पाई बाई 4x माइनस के एक्स मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव होता तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है कहते, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है कहेंगे। प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड नहीं। माइनस के एक्स मींस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्लस के एक्स मींस मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, इन विच डायरेक्शन वेव इज मूविंग? सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप कहोगे सॉल्यूशन में कहोगे द वेव इज मूविंग माइनस पाई बाई 4 into x refers that wave is moving along positive x-axis। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, आई विल राइट सेकंड क्वेश्चन। Find amplitude frequency wavelength amplitude frequency wavelength of the wave। पूछा है, बताओ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द वेव। ऐसा जो वेव आपको दिया गया है उसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है ये आपको पता करना है। कैसे करें? करने की तरीका ये सॉल्यूशन कंपेयरिंग विथ क्या y is equal to a sin omega t plus or minus kh plus phi 0। इसको इसके साथ कंपेयर करिए। एक के जगह क्या रखा है? a is 20, क्या यूनिट है? सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर। नहीं? अच्छा, और फिर यहाँ पर लिखने के लिए मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूं। फिर x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड्स। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे मेंशन करना चाहिए था। क्या मेंशन करना चाहिए था? कि ये जो x है दैट इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड्स। तो क्या लिखे यहाँ पे? where x is in meter and t is in seconds। x कौन सा यूनिट में वो स्पेसिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप x को क्या ले लोगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव है ना। तो हम कहेंगे where x is in meter and t is in second। ठीक है, हाँ तो बताइए अब यहाँ पे क्या हो गया? You find comparing y with this, you find a is equal to 20 सेंटीमीटर। फिर क्या पूछा है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कंपेयर करो तो ओमेगा टी है, यहाँ पर 100 टी है, मतलब ओमेगा इज 100। यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। लेकिन हमें फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता करेंगे? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो आप क्या कहोगे? एफ इज 100 बाई 2 पाई। 100 बाई 2 पाई में रिड्यूस कर सकता था, लेकिन आपको समझने में आसान होगा बोल के इसे लिख रहा हूं। दिस मच हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी 100 बाई 2 पाई हर्ट्ज। ठीक है, फिर क्या निकालना है? वेवलेंथ। वेवलेंथ कैसे निकालेंगे? आप जानते हो ये जो डाटा है इसमें से k क्या है? व्हाट इज k हियर? k is compare a sin omega t minus k is
20 sin 100t minus pi by 4x, मतलब k is pi by 4। यूनिट क्या है? मीटर इनवर्स। वाई? बिकॉज x इज इन मीटर। अगर x होता मिलीमीटर में तो ये मिलीमीटर इनवर्स होता, x अगर किलोमीटर में होता तो ये किलोमीटर इनवर्स में होता। सर ऐसा भी होता है क्या x? हाँ होता है। x क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। जब मैं एक साउंड बनाया वो कितना दूर तक गया? अरे बहुत दूर तक गया, है ना? x k इक्वल टू पाई बाई 4 मीटर इनवर्स। अच्छा, k हो गया पाई बाई 4 मीटर इनवर्स। तो फिर हमारा वेवलेंथ कितना है? क्या वेवलेंथ का फॉर्मूला याद है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है, भूल तो जाते हैं हम लोग, क्या करें, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है सर। कौन सा मेडिसिन खाने से भूलेंगे नहीं, बस उसको कहते हैं विटामिन डी, मतलब डंडे। डंडे खाने से सब ठीक हो जाता है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई बाई के का वैल्यू डालिए, के की जगह डालिए पाई बाई 4, तो कितना हो गया? ये हो गया 8 मीटर। लैम्डा इज 8 मीटर, द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 8 मीटर। चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या वैरायटी के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको करने के लिए। अगला क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ए हार्मोनिक वेव, a harmonic wave is given by y equal to 10 sin 50 pi t minus pi by 2x। हाँ, फिर प्लस, फिर y is in सेंटीमीटर, x is in मीटर, and t is in सेकेंड। फाइंड bit number 1, velocity of wave। bit number 2, velocity of wave, just a minute, velocity of wave। bit number 2, maximum velocity of a particle in medium। वेव का वेलोसिटी, पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग चीज है। और क्या पूछा है? फाइंड बिट नंबर 3 में फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स located on x-axis at x is equal to 1 meter, x is equal to 1 meter, and x is equal to 1.5 मीटर। मैं वही फंडामेंटल जो आप जानते हो उसी को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला चीज है, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम करेंगे कि ये जो वेव है इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स हियर रिप्रेजेंट। कॉपी करते हैं, इसको ले लेते हैं कॉपी। तो कहेंगे here this comparing with y is equal to a sin omega t
प्लस पाई एक्स बाई 2। क्या क्या चीजें मिल रहा है पहले लिख देते हैं। ए क्या हो गया 10, ये सेंटीमीटर में दिया था तो ए इज 10 सेंटीमीटर। ओमेगा, ओमेगा इज 50 पाई, ओमेगा इज 50 पाई, 50 पाई यूनिट क्या होता है रेडियन पर सेकेंड। के 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 क्या होता है इट इज ओमेगा टी प्लस के एक्स, सॉरी यहाँ पर मैं पाई बाई 2 लिख दिया हूँ यहाँ पर गलत लिखा हूँ। कंपेयरिंग विथ दिस प्लस के एक्स ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। हाँ तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा के इज पाई बाई 2 मीटर इनवर्स। यूनिट के साथ लिखना बेटा, यूनिट छोड़ दोगे पता चला मार्क कट गया। सब कुछ मालूम है। क्या पूछा, पूछा क्या है, पूछा है पहला चीज वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने की दो तरीके हैं। आप एफ लैम्बडा कर सकते हो अगर याद है तो ओमेगा से एफ निकालना पड़ेगा। एफ इज ओमेगा बाई 2 पाई और लैम्बडा इज 2 पाई बाई के। तो लैम्बडा और एफ निकालो, एफ लैम्बडा निकालो और यू मस्ट बी रिमेंबरिंग वी हैव अदरवाइज फॉर्मूला ओमेगा बाई के। एफ के जगह लिखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा और लैम्बडा के जगह लिखेंगे एफ के जगह लिखेंगे ओमेगा बाई 2 पाई, लैम्बडा के जगह लिखेंगे 2 पाई बाई के, तो हो जाएगा ओमेगा बाई के। वैल्यूज हमें सीधे सीधे मालूम है। ओमेगा कितना है भाई 50 पाई, के कितना है पाई बाई 2, सो इट इज 50 पाई डिवाइडेड बाय पाई बाई 2 इज 100 मीटर पर सेकेंड। कैसे मीटर आया क्योंकि मीटर इनवर्स था। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 100 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या पूछा है बताओ तो, फिर पूछा है बताओ व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन द मीडियम। अरे हम जानते हैं कि एवरी पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। एज पार्टिकल्स आर in SHM, particles are in SHM, VP max, maximum particle velocity होता है a ओमेगा। a कितना है 10 सेंटीमीटर, ओमेगा कितना है 50 पाई रेडियन पर सेकेंड। मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 50 पाई 500 पाई रेडियन पर सेकेंड। सॉरी a was in centimeter, 50 pi centimeter per second. Maximum particle velocity is 500 pi centimeter per second. कैसे सेंटीमीटर है वो a सेंटीमीटर में था ना इसलिए। तो जो बहुत सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं कोई एक पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, मैक्सिमम वेलोसिटी इज 500 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये चीज भी हमें समझ में आया। अच्छा फिर तीसरी चीज पूछा है। क्या तीसरी चीज पूछा है बताओ। तीसरी चीज पूछा है, हाँ तीसरी चीज में क्या पूछा है, इसमें पूछा है व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स लोकेटेड ऑन एक्स एक्सिस एट x = 1 एंड x = 1.5। आप अगर ध्यान से इसको देखोगे ये वेव को, ये किधर जा रहा है, हाउ इट इज मूविंग प्लस के एक्स है, मतलब इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अच्छा ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है। हम दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, दो पार्टिकल जो कि कहां पे है एट x = 1 एंड x = 1.5। चलिए बोला है कि एक्स एक्सिस में दो पार्टिकल है, एक है x = 1 पे है, दूसरा है x = 1.5 है। इन दोनों पार्टिकल के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम। पाथ डिफरेंस फिलहाल तो वही समझो आप, पाथ डिफरेंस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। कितना है 1.5 - 1 दैट इज 0.5 मीटर। अच्छा तो पूछा है फेज डिफरेंस क्या होगा। फेज डिफरेंस, हाउ यू फाइंड फेज डिफरेंस। हम जानते हैं जब पाथ डिफरेंस होता है लैम्बडा तो फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है कितना 2 पाई। नहीं तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लैम्बडा तो निकाल चुके हैं 2 पाई बाई के। के का वैल्यू क्या था पाई बाई 2। के का वैल्यू क्या था पाई बाई 2। के का वैल्यू पाई बाई 2 था।
k का वैल्यू पाई बाई 2 था, तो हम लैम्बडा का वैल्यू क्या निकालेंगे, पाई बाई 2 करो तो लैम्बडा हो गया 4 मीटर, ये था लैम्बडा का वैल्यू था 4 मीटर। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। सर कहां से लाए आप ये फॉर्मूला, अरे कहीं से नहीं लाए, यहीं से लाए। देखो ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई इंटू डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई क्या था, फेज डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या था, पाथ डिफरेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में अलोंग द पाथ ऑफ द वेव अगर डिस्टेंस है डेल्टा एक्स और उन दोनों का फेज एंगल्स φ1 एंड φ2 है, तो फेज डिफरेंस हो गया φ2 माइनस φ1, पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई एंड डेल्टा एक्स आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। तो डेल्टा फाई कितना हो गया, 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई बाई लैम्बडा कितना है, लैम्बडा अभी भी निकाले 4 इंटू डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स इज 0.5, तो इट इज पाई बाई 4। सो व्हाट यू फाइंड, द फेज डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी, हाँ तो फेज डिफरेंस कितना है, दिस इज इक्वल टू, देखो तो ये 0.5 इंटू हो गया 1 पाई बाई 4, फेज डिफरेंस कितना आ गया, पाई बाई 4। यूनिट क्या है, रेडियंस। So what is the path difference between the points located at x is equal to 1 and x is equal to 1.5? You say it is pi by 4 radians. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये आ रहा है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।